हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने 5 पार्ट कवर करा दिए गए हैं, आज आपको 6 पार्ट में मैं कवर कराने वाला हूं क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शंस के टॉपिक। तो दोस्तों, कैसे करने हैं, कैसे रिवाइज करना है, तो सारी चीज़ें आज हम करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है क्लबिंग का टॉपिक। तो क्लबिंग जल्दी से करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई और भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके पास है कि क्लबिंग क्या होता है। तो इसमें पहली ही बात बता देता हूं कि जो भी आज हम टॉपिक करेंगे उससे पहले ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। तो जैसे कि क्लबिंग करने वाले हैं, तो इसका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपके सामने है। एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द असेस्ड इनकम इंक्लूडेड विद अदर्स इनकम। अब आपको यहाँ पे प्रोविजंस बताने हैं कि इन केस असेसी की इनकम अदर इनकम के साथ ऐड हो जाए, यानी इंक्लूड हो जाए, तो उस केस में कौन से प्रोविजंस लगते हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब आता है क्लबिंग ऑफ इनकम का। तो दोस्तों, आते हैं आगे कि इसमें आपने क्या चीज़ें लिखनी है। तो याद रखना, 60 से लेकर 65 तक सारे सेक्शन इसके अंदर कवर होते हैं। तो 60 सेक्शन सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो यही बात आपको क्वेश्चन के वे में बताई गई है कि इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेस्ड इनकम। ठीक है, तो ये क्लबिंग होता है। केसेस यानी कौन से सर्कमस्टांसिस हैं, ये लीजिए यहाँ पे सर्कमस्टांसिस वर्ड आया है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि बनकर आ सकता है कि सर्कमस्टांसिस कौन कौन से हो सकते हैं। तो चाहे प्रोविजन आ जाए, चाहे सर्कमस्टांसिस आ जाए, तो सेक्शन 60 आपका सबसे पहले आता है। इसमें क्या है, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर। इनकम ट्रांसफर हो गई है पर एसेट ट्रांसफर नहीं हुई, उस केस में क्लबिंग क्या होता है, यानी इसके यहाँ पे क्लबिंग का मतलब क्या है। तो याद रखना, ओनली इनकम ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बट एसेट कांट ट्रांसफर्ड। इसका मतलब क्या है, ये देखो एग्जांपल बताएगी आपको कि अगर मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र कर दिए इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन बॉन्ड्स, यानी जो इंटरेस्ट था बॉन्ड्स के ऊपर वो मिस्टर बी को दे दिया, यानी इनकम चली गई है, लेकिन जो बॉन्ड्स हैं वो तो मिस्टर ए के ही रहेंगे। तो इट मीन्स द इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल फॉर मिस्टर ए इवन इफ इट ट्रांसफर टू मिस्टर बी। बेशक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इनकम ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन उसकी ऑनरशिप कौन ले रहा है, ए। तो इसलिए आपका बेशक इनकम बी के पास चली गई है, लेकिन ऑनरशिप होने की वजह से मिस्टर ए ही क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा अपनी इस इनकम के लिए। तो क्लबिंग इसे कहते हैं कि मिस्टर ए ने अपनी इनकम ज़रूर दे दी है, लेकिन ट्रांसफर क्लबिंग के केस में आपका जो पर्सन ट्रांसफरर है वही क्या माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। लग गई बात समझ। अब इसी तरीके 61 सेक्शन है कि रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। एसेट की रेवोकेबल यानी जिसे वापस लिया जा सकता है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी हाउस प्रॉपर्टी दे दी दिवाली तक, तो दिवाली तक की जितनी इनकम है, यानी इनकम अर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर वो अपना गेन करेगा इनकम को, वो असेस्ड होकर यानी क्लब होकर असेस्ड हो जाएगी, और रेवोकेबल का मतलब दिवाली के बाद वापस आ जाएगी। तो उस केस में भी ट्रांसफर ही कौन होगा, टैक्सेबल माना जाएगा। सेक्शन 62 इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मींस इसके अलावा कौन सा केस हो सकता है। तो रेवोकेबल का मतलब इररेवोकेबल कर दोगे, यानी लाइफ टाइम के लिए अगर ट्रांसफ़र कर दोगे, तो जो भी उसके ऊपर इनकम आएगी, यानी जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी, वो अब किसके पास चली जाएगी, मिस्टर बी के। सो इट मीन्स अब इस केस में टैक्सेबल कौन होगा, ट्रांसफरी। लग गई बात समझ। तो ट्रांसफरर ही होता है, लेकिन कई केसेस हैं जहाँ पे ट्रांसफरी ही माना जाता है, जैसे कि आपने ट्रांसफ़र पूरी कर दी हो। सेक्शन 64 कहते हैं, इसके कुछ सब पार्ट्स आते हैं। तो सब पार्ट्स में आपने ज़्यादा इसमें क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे आओ। सबसे पहले एसेट ट्रांसफर विदाउट स्पाउस, मतलब स्पाउस विदाउट, आपने एसेट स्पाउस को दे दी है किन, इन 3 चीज़ों के अलावा, तो उस केस में भी आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी आपने एग्रीमेंट ही नहीं किया कि आप अलग अलग रह रहे हो। विदाउट एजुकेट कंसिडरेशन, आपने कोई एजुकेट कंसिडरेशन ही नहीं की है। या रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एट द टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम, या इनकम लेने या ट्रांसफर करने के टाइम ही हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आपने बनाया ना हो। तो ये तीनों चीज़ें ना होने की वजह से, यानी विदाउट लिखा है, अगर इन तीनों चीज़ों के नहीं होने के बाद भी आपने एसेट ट्रांसफ़र की है, तो वो एसेट क्या मानी जाएगी, दैट इज टैक्सेबल मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। लेकिन इफ़ द एसेट इज हाउस प्रॉपर्टी देन डीम्ड ओनरशिप के अंदर वो चली जाएगी। लेकिन अगर ये केसेस हुए, यानी अदर एसेट का केस हुआ हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, तो वो क्लबिंग के अंदर आ जाएगा। लग गई बात समझ।
एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको बता दिया गया है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मेरे नोट से आपको गिवन मिल जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आगे आएगा एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, या फिर इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस विदाउट एजुकेट कंसिडरेशन, या इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ विदाउट एजुकेट कंसिडरेशन। अगर तो पहला केस ले लो कि एसेट ट्रांसफर हुई है सन्स वाइफ को विदाउट एजुकेट, मतलब सन की वाइफ को आपने बिना किसी एजुकेट कंसिडरेशन के एसेट ट्रांसफर कर दी है, तो उसमें आप ही उस इनकम यानी उसके ऊपर जो इनकम मिलेगी वही आपकी टैक्सेबल आपके हाथ में ही मानी जाएगी, यानी ट्रांसफरर के हाथ में मानी जाएगी, ना कि उसकी सन्स की वाइफ के। अगर ये दोनों केस आते हैं कि स्पाउस के बेनिफिट के लिए आपने, यानी आपने स्पाउस या स्पाउस की वाइफ की बेनिफिट के लिए आपने क्या किया है, आपने जानबूझकर किसी के बेनिफिट के लिए अपनी एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इन दोनों केसेस में ट्रांसफर एसेट टू एनी पर्सन हु यूजेड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ असेसी इन द लॉ इज इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। यानी ये केस ट्रांसफरर का ही रहेगा कि चाहे आप उसके बेनिफिट के लिए, मतलब चाहे आप उसे ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन अगर वो किसी के बेनिफिट के लिए है तो ऑटोमेटिकली वो बेनिफिट भी आपके हाथ में ही गिना जाएगा और आप ही उसके लिए टैक्सेबल माने जाओगे। ये स्पाउस वगैरह का केस हो गया। एक लास्ट में आपका 64(1)(a कहते हैं माइनर चाइल्ड का केस है। तो माइनर में आपने क्लब हमेशा पेरेंट्स के हाथ में होगी, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके हाथ में। अगर मैरिज आपकी डज नॉट सब्सिस्ट, डज नॉट मतलब नहीं कर रही है, कहीं पे पता नहीं है मैरिज हुई है कि नहीं, तो जो बच्चा मतलब जो उस चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उसके हाथ में चली जाएगी इनकम। उसके बाद इफ़ बोथ पेरेंट्स डेड, अगर किसी के पेरेंट्स है ही नहीं या जिनकी डेथ हो जाती है, इनकम ऑफ अ माइनर कैन नॉट बी असेस इन द हैंड ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यानी उसके केस में आप इनकम क्लब्ड नहीं करोगे या टैक्सेबल नहीं करोगे, लेकिन वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के हैंड में चली जाएगी। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ एग्जाम्पशंस हैं, माफ़ कीजिए, एग्जाम्पशंस मतलब कुछ चीज़ों की आपको छूट मिलेगी। 1500 रुपये एज़ पर, यानी ₹1500 एज़ पर अंडर सेक्शन 1032 के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। और अमाउंट ऑफ इनकम क्लब्ड या 1500 रुपये में जितनी भी लोअर ऑफ हुआ वो आपको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। कब आपकी क्लबिंग नहीं होगी, अगर माइनर खुद अपनी स्किल से इनकम कमा रहा हो या माइनर किसी डिसएबिलिटी से सफ़र कर रहा हो, तब आपकी इनकम क्लब्ड आपके लिए अंदर नहीं मानी जाएगी। हो गया क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लबिंग का जो छोटा सा टॉपिक था, प्रोविज़न किन में क्या क्या आएंगे इसके अंदर, तो ये सारे सेक्शंस देखो, 64(1)(a), 64(1) सबसेक्शन 6, 8, 7, 4, 2, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं 60 और 61 और 62, ये सारा आंसर उसी में आपने लिखना है कि सर्कमस्टांसिस आ गया तब भी, प्रोविजंस आ गया तब भी। तो ये क्लबिंग का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है, लेकिन दोस्तों अब आपके सामने मैंने कहा ही है कि पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो पहले का हो गया था क्लबिंग का। अब सेट ऑफ का मेन क्वेश्चन क्या है, आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा है कि व्हाट आर द मेन प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी इसका ही बनेगा, लेकिन वो बनेगा हाउ टू एडजस्ट द वेरियस लॉसेस अंडर इनकम टैक्स, और व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यानी आपको जस्ट ऐड हो गया साथ में कि लॉसेस को आपने कैसे सेट ऑफ करना है, वही क्वेश्चन है, वही तरीका है। एक ऐड होने का मतलब इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने हैं हर एक प्रोविज़न, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हर एक प्रोविज़न में क्या आएगा, अब हम पढ़ते हैं आगे। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, सबसे पहले आपके सामने है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ करने के दो तरीके हैं, इंट्रा और इंटर। इंट्रा हेड क्या है, इंटर हेड क्या है। इंट्रा मीन्स सेम हेड के साथ, इंट्रा मीन्स अनदर हेड के साथ। ये आता है 60 आपका 70 सेक्शन में, ये आता है 71 सेक्शन के अंदर। अगर सेम हेड की बात की गई है, इट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी एक में लॉस हुआ है और दूसरे में फ़ायदा हुआ है, दोनों को सेट ऑफ कर दिया एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड। और इंट्रा हेड का मतलब, इंटर हेड का मतलब होता है अनदर हेड। तो अनदर हेड के लिए आपका एग्जांपल ये रहा कि मिस्टर एक्स का लॉस हुआ है पीजीबीपी में और हाउस प्रॉपर्टी में इनकम हुई है 5 लाख की। तो यहाँ पे आपको पता है कि 3 लाख आपका पीजीबीपी है, 5 लाख आपका इनकम है, तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ आप कर सकते हो एक दूसरे को। तो ये होता है इंटर हेड, यानी अनदर हेड के साथ भी आप कर सकते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बता दी गई हैं कि अगर आपको लॉस हुआ स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर 73 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो आप उसे सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के साथ नहीं। ठीक है।
अगर ऐसे ही स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हुआ तो वो नॉर्मल बिजनेस के साथ नहीं होगा, वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही होगा। कैपिटल लॉस भी सिर्फ और सिर्फ आपका, अगर तो कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म है तो वो दोनों के साथ हो जाएगा, सॉरी लॉन्ग टर्म है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ होगा, अगर शॉर्ट टर्म है तो वो दोनों के साथ हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के साथ नहीं होगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही होगा, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लग गई बात समझ। और लॉटरी वाला ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल होगा, ये यहाँ पे सेट ऑफ नहीं होता, लॉस कभी भी इसका सेट ऑफ नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं इन केसेस में। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ उस लॉस को कैपिटल गेन के ही साथ करोगे और किसी हेड के साथ नहीं कर सकते, ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीजीबीपी यानी 71 सेक्शन सब सेक्शन 2A के अंदर लॉस हुआ है तो उस केस में पीजीबीपी का अनदर हेड के साथ चाहे जितनी मर्जी बार करो, लेकिन सैलरी के साथ नहीं कर सकते। यानी अगर आपको यहाँ पे सैलरी दिया होता तो आप उसे सेट ऑफ फिर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सैलरी के साथ बिजनेस का लॉस नहीं सेट ऑफ होता। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का आप कर तो सकते हो अनदर हेड के साथ, लेकिन 2 लाख तक अप टू ओनली, यानी मैक्सिमम 2 लाख तक आप लॉस अपना अनदर हेड के साथ ट्रांसफर कर सकते हो, यानी सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अब ये तो हो गया। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, इस चीज़ को समझो आसानी से कि लॉस अगर आपने सेट ऑफ नहीं किया किसी एलिजिबल इनकम के ना होने से, तो आपके पास अब लॉस का लॉस रह गया है, उस चीज़ को आप क्या कर देते हो, अगले साल भेज देते हो ताकि आप उसे फिर से सेट ऑफ कर सको। तो उस केस को हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। और उसे करना कैसे है, ये आपके लिए एडजस्टमेंट आती है, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप टेबल भी बना सकते हो, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखना है हाउस प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन 71B क्या कहता है, फर्स्टली आपने लॉस को सेम हेड, यहाँ पे लिखा होगा देख सकते हो, आपने शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी, यानी सेम हेड और अनदर हाउस प्रॉपर्टी के साथ करोगे। अगर फिर भी बच जाता है तो 2 लाख तक अप टू, यानी 2 लाख तक अप टू आपने अनदर एनी अदर हेड के साथ करना है। फिर भी कुछ बच जाता है तो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे बतानी है कि अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो उसके बाद आपने उसे सेम हेड के साथ ही अगले साल क्या करना है, सेट ऑफ करना है। लगे बात समझ। फिर उसके बाद आते हैं नॉर्मल लॉस बिजनेस या नॉर्मल बिजनेस लॉस 72 सेक्शन के अंदर। आपने सेम वही तरीका अपनाना है, सबसे पहले सेम हेड फिर अनदर हेड, लेकिन सैलरी के साथ नहीं कर सकते, ये अभी बात की थी पीछे। उसके बाद आता है अगर लॉस फिर भी रहा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और उसके बाद अगर कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो अगले साल सिर्फ पीजीबीपी के साथ सेट ऑफ करोगे और किसी हेड के साथ नहीं। सिमिलरली स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अगर रह जाता है, या फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम के साथ करना है। फिर भी बच जाता है तो फिर उसे सेट ऑफ करना है अनदर हेड के साथ अगले साल, सॉरी अनदर हेड के साथ अगर हुआ, लेकिन अनदर हेड मतलब अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस की बात की गई है, यानी इसे स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही करना है और किसी चीज़ के साथ नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो अगले साल भी स्पेसिफाइड बिजनेस ही ढूंढना पड़ेगा, उसकी इनकम ही लेनी पड़ेगी, नॉर्मल की नहीं। कैपिटल लॉस भी पड़ा था पीछे ही, शॉर्ट टर्म हुआ तो दोनों के साथ आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म हुआ तो सिर्फ आपको LTCG चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने के बावजूद भी आप इसका लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। और याद रखना है कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होता है और किसी हेड के साथ नहीं। सिमिलरली स्पेकुलेशन बिजनेस अभी बताया सेक्शन 73 के पीछे कि सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के साथ होगा। अगर नहीं होता है नेक्स्ट ईयर आपको ट्रांसफ़र करना है और फिर से स्पेकुलेशन बिजनेस को ढूंढकर उसकी इनकम को ढूंढकर आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। लग गई बात समझ। तो यहाँ तक अब आपकी एडजस्टमेंट हो गई। और इसके बाद दोस्तों एक मेन चार्ट आपने ज़रूर बनाकर आना है कि कब तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का केस है 8 ईयर्स तक, पीजीबीपी का लॉस है 8 एनुअल ईयर्स तक, स्पेकुलेशन बिजनेस है 4 तक, स्पेसिफाइड बिजनेस को कोई पीरियड ही नहीं दिया गया। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म है, दोनों को 8 ईयर्स तक। और अगर आपका कोई इनकम फ्रॉम अनदर यानी अदर सोर्सेज के बीच में है तो 4 ईयर्स एनुअल आपको चाहिए उस चीज़ को सेट ऑफ करने के लिए, यानी मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है ये आपको गिवन कर दिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपने फाइलिंग करनी है रिटर्न की, यानी अगर आपने लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि कंपलसरी करना तो पड़ेगा ही विद इन टाइम लिमिट। लेकिन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की फाइलिंग नहीं भी करते तो उसको वैसे ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी आप अगर हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को
बिना किसी फाइलिंग के भी आगे लेकर जा सकती हो, ये चीज़ कही गई है सिर्फ इन दोनों को, इसके अलावा आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। लग गई बात समझ। और सेक्शन 41(5) कहता है कि अगर आपके पास एलिजिबल इनकम है भी, यानी डिसकंटिन्यूअस बिजनेस हो जाता है, पहले तो ये समझो अगर बिजनेस और प्रोफेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट है तो उस केस में आप उसे डीम्ड इनकम मान लोगे। लेकिन अगर आपके पास ये नोट आ जाए कि अगर आपके पास इनकम है लेकिन आपने फिर भी उसे सेट ऑफ नहीं किया कोई कारण से या किसी वजह से या जानबूझकर, तो उस केस में आप आने वाले समय में किसी भी टाइम उस चीज़ को सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो लॉस का लॉस परमानेंट रह जाएगा। लग गई बात समझ। और इस चीज़ को समझने के लिए आपके सामने ये सेट ऑफ का मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी डाल दिया है, नोट्स में आप इसे देख सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए अभी तक के 3 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपको एक बार सभी दिखा देता हूँ, ये देख लो। पहले नंबर पे क्लबिंग का आ गया, दूसरे नंबर पे सेट ऑफ के प्रोविजन पूछे गए हैं, तीसरा क्वेश्चन भी वैसे सेम ही है कि हाउ टू एडजस्ट द लॉसेज अंडर सेट ऑफ यानी इनकम टैक्स। तो सिंपल सी बात यही है कि आपको तीनों क्वेश्चन एक दूसरे को मैंने समझा दिए हैं। अब चौथा क्वेश्चन भी आपके सामने, डिडक्शन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रॉस टोटल इनकम एंड व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग वेरियस डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा ही है, आपको डिडक्शन अभी मैं दिखाने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस करवा दिया है कि सबसे पहले क्या था, जीटीआई क्या होता है यानी ग्रॉस टोटल इनकम, और साथ में आपको बता दिया कि कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती हैं। तो एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे करना है। तो पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब आपके सामने आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C किसके साथ रिलेटेड था, कोई भी इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको मैं पहले ही क्लू दे देता हूं कि अगर आपको 80C आता है कि आपने डिडक्शन निकालनी है तो कौन सी चीज़ें इसमें लेनी है, जितनी भी सेविंग्स से रिलेट करती हैं। तो मैंने एक क्लू दे दिया कि जितनी भी सेविंग्स होंगी आपके क्वेश्चन के अंदर वो सारी ऐड आउट कर दो, तो क्या बन जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C यानी उसकी अमाउंट बन जाएगी। और ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, PPF कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गए, या कॉन्ट्रीब्यूशन की है अगर आपने यूटीआई के अंदर, वो चीज़ हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको और भी मिल जाएंगी, लेकिन आपने मेनली क्लू क्या रखना है, सेविंग्स। तो सेविंग के रिलेटेड आपको 80C आ गया। डिडक्शन क्या मिलेंगी, लोअर ऑफ देखते हुए कि कितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है, और 1,50,000 में से जो भी कम हुआ वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब CCC आया नहीं है, CCC ने आकर ये कहा कि मैं भी कॉन्ट्रीब्यूशन करूँगा PF के अंदर। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो PF के अंदर, और उसमें जो अमाउंट आएगी वो ली जाएगी इंटरेस्ट और बोनस को निकाल कर, यानी एक्सक्लूड कर कर। तो इसमें भी डिडक्शन क्या मिलेगी, लोअर ऑफ सेम जैसे इसमें मिलेगी, अमाउंट जितनी डिपॉजिट करवाई है और 1,50,000। इसके अलावा CCD भी आया है, लेकिन ये CCD ये वाला है कि प्रोविडेंट फंड ही इंक्लूड करेगा, ये भी PF ही इंक्लूड करेगा, लेकिन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट की नोटिफाइड PF आएंगे। और 2 पार्ट्स आते हैं, अगर आप पार्ट ए में आ रहे हो तो अप टू 10% ऑफ सैलरी आपको डिडक्शन मिलेगी, और पार्ट 2 में आ रहे हो तो अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो 14% ऑफ सैलरी, अगर अदर एम्प्लॉई हो तो 10% ऑफ सैलरी। लेकिन ये जो सेक्शन है ये कहता है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो ना तो ग्रॉस टोटल इनकम का 20% आपको दे दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं ना, ये आपके इस सेक्शन के अंदर आपको मेनली ध्यान में रखनी है। अब ये इन सब से बड़ा मेन हेड आ गया, दैट इज़ 80CE। तो हेड की बात पहले करने से आपको अब बताता हूँ कि ये जो सैलरी थी ना, इसका मतलब वही रहेगा जो HR में थी। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस में जब आप सैलरी लिखते थे, जैसे भी लिखते थे वही सैलरी आप इसमें ले लोगे। अब बात ये हो गई, हम हेड की बात कर रहे हैं तो ये तीनों का हेड हो जाएगा, 80C का, 80CCC का, 80CCD के फर्स्ट पार्ट को ऐड करने के बाद अगर आपकी अमाउंट 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जाती, यानी 1,50,000 से ज़्यादा नहीं जाती, तो आपको इसमें भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये मेन हेड हो गया जिन्होंने इन सब को इंक्लूड कर लिया है अपने अंदर। अब 80D की बात करते हैं। तो 80D में आपको सबसे पहले जो डिडक्शन मिलने वाली है ये किसके रिलेटेड होने वाली है, मेडिकल इंश्योरेंस। D फॉर डॉक्टर, डॉक्टर से क्या याद रखना है आपने, मेडिकल इंश्योरेंस। तो डॉक्टर से आपने मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ आना है। तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर तो आपका सिंपल फैमिली मेंबर का है तो 30,000, सीनियर सिटीजन है तो 25,000, पेरेंट्स का है तो 30,000, सीनियर सिटीजन का है तो 25,000। तो क्लियर हुआ। अब डॉक्टर से आपने मेडिकल इंश्योरेंस तो याद रख लिया। अब D जो है उससे आपने डिपेंडेंट को याद रखना है। तो डिपेंडेंट जो डिसेबल है यानी चल फिर नहीं सकता, तो अगर तो वो सिंपल है तो 75,000 डिडक्शन है, लेकिन अगर उसकी डिसेबिलिटी सवेयर है यानी 80% तक है तो 1,25,000 आपको डिडक्शन मिलेगी। ये केस हो गया। अब D के अंदर DB क्या कहता है, DB कहता है कि अगर कोई डिपेंडेंट है वो आपके इनकम टैक्स के अंदर जो डिसीजेज आपने स्पेसिफाइड बताई हुई हैं उससे सफ़र कर रहा है,
तो आपको क्या देखना है, नॉर्मल और सीनियर। नॉर्मल बंदा है यानी नॉर्मल सिटीजन है, तो आपने क्या करना है, लोअर ऑफ देखना है कि अगर आपने एक्चुअली जितना पे किया है और 40,000 विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिलेगी, और सीनियर सिटीजन में एक्चुअली जितना पे किया और 1 लाख के बीच में लोअर ऑफ देकर आपको डिडक्शन मिलेगी। तो हो गया ये भी। लेकिन मोड इसमें देखा जाएगा अदर देन कैश। अगर हेल्थ चेकअप है तो कैश भी चल सकता है, लेकिन अदर देन कैश विल बी अ वैलिड अंडर 80D। तो डी क्या था, मेडिकल इंश्योरेंस यानी डॉक्टर से रिलेटेड। हो गया ये भी, इजी था। डी से डॉक्टर याद रखो, उससे मेडिकल इंश्योरेंस अपने आप याद हो जाएगा। ई फॉर, अगर आपने ई फॉर एलिफेंट कहा तो वो चीज़ सही नहीं मानी जाएगी इसके अंदर। मैं बताता हूँ क्यों। तो आपने क्या देखना है, ई फॉर एलिफेंट आप कहते आ रहे हो, लेकिन ये चीज़ नहीं है। आपने ई की राइम की तरफ जाना है। तो राइम क्या कहती है, ई फॉर इंटरेस्ट। अगर आपने याद रखना है तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ अलग तरीका नहीं है इससे याद रखने का। तो आप इससे ऐसा ही याद रख सकते हो, ई यानी ई अगर आप हिंदी में कहते हो तो राइम बन जाती है ई फॉर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट सबसे पहला जो सिंपल आएगा वो हायर के लिए है, डबल ई आएगा वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। इसकी ही अमेंडमेंट ई डबल ए ने निकाली है। और अगर आप इन दोनों को छोड़कर बात करते हो तो बी ने कहा मैं नई चीज़ ले देता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो सारी चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई की। तो यहाँ पे आपको क्लियर थोड़ा सा नहीं होगा, मैं दोबारा से जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो लोन इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन क्या है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मेरे बोलने पर भी आप जा सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, ये अगर आप ले लेते हो तो आपको 80E के अंदर एज अ लोन 100% डिडक्शन 8 ईयर के लिए हायर एजुकेशन के लोन के ऊपर क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। यानी जो आपने लोन लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया है हायर एजुकेशन का, अगर तो 8 ईयर्स में दिया है तो 100% डिडक्शन है। उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के लिए आते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि ये जो सेक्शन था ये पहले मंजूरी था कि आपको सेक्शन क्या देखना पड़ेगा, 2016 और 17 के अंदर आपका लोन क्या होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए। और सैंक्शन लोन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 35 लाख तक। और वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, 50 लाख तक। और डिडक्शन मिलेगी कि कितनी अमाउंट है और 50,000 दोनों में से लोअर ऑफ देकर डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इसकी अमेंडमेंट में कमाल कर दिया। और कमाल क्या किया है, हाँ हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम कर दिया। सैंक्शन जो 16-17 था उनको भी 19-20 कर दिया। लेकिन डिडक्शन अमाउंट की बजाय, अमाउंट तो कर दी है, 50,000 की बजाय 1,50,000 कर दी, यानी 1 लाख बढ़ा दी। तो आपके लिए फ़ायदा हो गया। लेकिन अब इन दोनों में से अलग ई बी जो है ना, ये अलग से अमेंडमेंट निकाल कर आया। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल नए चल रहे हैं उसके ऊपर डिडक्शन देने का सोचा है। अगर आपने उससे खरीदने के लिए कोई लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है तो उसके ऊपर भी डिडक्शन मिलेगी। तो वो कितनी है, लोअर ऑफ देखा जाएगा अमाउंट और 1,50,000 डिडक्शन वही रहेगी। लेकिन जो सैंक्शन लोन है यानी लोन की सैंक्शन पीरियड है वो क्या होना चाहिए, 2019 से लेकर 23 तक का, तभी ये माना जाएगा। अब ये जो ई फॉर आपने क्या कहना है, इंटरेस्ट, ये तो हो गया। मेरी राइम के ऊपर जाना है, मैंने अलग से नहीं बोला, मैंने याद करने के लिए रखा है ई फॉर इंटरेस्ट कहना है अगर आप राइम की तरफ जा रहे हो। मैं बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ। तो पहला हायर, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब हम जी की तरफ जाते हैं। हमारी रिस्पेक्ट करता है ये 80G, यानी 80 के साथ जी लगाना पड़ेगा। तो ये किसके रिलेटेड है, डोनेशन। तो ये इसका मोड भी क्या होना चाहिए, अदर देन कैश। लेकिन अगर कैश में है तो 2000 तक वैलिड है। लेकिन अगर आप काइंड में डोनेशन कर रहे हो तो कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ मायने आपने रखनी है। अब आप कहोगे कि 80G के अंदर ये 4 चीज़ें क्या हैं। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको क्लियर होगा। उसमें मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि आपको हिंट बताऊंगा मैं बार बार इसे याद करने का, कि अगर आपने 80G में डिडक्शन की अमाउंट निकालनी है तो 4 तरीके आपने अमाउंट देखनी है। 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 100% विद क्वालिफाइंग अमाउंट, 50% विदाउट और 50% विद। तो ये क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, एडजस्टेड जीटीआई होता है किसका, 10%। यानी 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई क्या होता है, दैट इज क्वालिफाइंग अमाउंट। और इससे अगर आपने लिया है तो क्या केस होगा, नहीं लिया है तो क्या केस होगा। तो 100% अगर आप ले रहे हो डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, तो इसमें क्या देखना है, कोई भी फंड होगा वो इसमें आ जाएगा इन तीनों को छोड़ने के बाद। 100% विदाउट, अब 50% विदाउट की बात करते हो, 100% में तो कोई भी फंड हो गया। कोई भी गांधी फैमिली का फंड है तो वो आप 50% विदाउट में ले आओगे। और कोई भी प्रमोटिंग फैमिली प्लान है तो इसमें आ जाएगा। और अगर आप टेम्पल चर्च के लिए कोई इन्वेस्टमेंट या डोनेशन कर रहे हो तो वो आप इसमें ले आओगे।
तो चारों के हिंट आपको दे दिए हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जी का पार्ट आया, जी के तीन पार्ट आ गए, जी ए और जी बी, जी सी। तो ये जो बहुत शैतान थे ना, इन्होंने क्या किया, पहले आपकी जो अमाउंट होती थी 24,000 आपको ये HR के लिए है, यानी हाउस रेंट के लिए है। अब जी ने 24,000 पहले दिया था, लेकिन अब इसकी अमाउंट चेंज कर दी है। मैं जूम कर देता हूँ, 5,000 पर मंथ कर दिया, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI कर दिया, और रेंट पेड -10% ऑफ एडजस्टेड GTI कर दिया। तो ये जो किया है ना इसने, इनमें से लोअर ऑफ देखकर आपने क्या कर देना है, जी के अंदर डोनेशन और डिडक्शन दे देनी है। तो ये जो पहली अमाउंट भी हो गई। अब ये जो वैलिड चल रही है ये भी आपको बता दी। अब मैं जूम करके आपको बताता हूँ जी ए क्या था और जी बी और जी सी। ये जो ए वाला है ये है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बी और सी दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए हैं। फ़र्क क्या है, जी ए जो साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन करेगा 100% वापस ले लेगा। जी बी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सी भी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये है इंडियन कंपनी और ये है फॉरेन कंपनी। बस फ़र्क इतना है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जी बी के अंदर 100% डिडक्शन है, जी सी कहता है फॉरेन कंपनी। तो ये जो जी है ना, इनके 3 बच्चे थे जो इन्होंने बहुत शैतानी से 100% डिडक्शन तो दी है, लेकिन एक साइंटिफिक में दे रहा है, एक इंडियन कंपनी में, एक फॉरेन कंपनी में। तो याद करने का तरीका समझ आ गया। जी का रिस्पेक्ट हो गई, जी के 3 पार्ट आ गए, उनको हमने याद कर लिया। अब हमारी इनकम बेस्ड डिडक्शन जो हैं, दैट इज सबसे पहले TTA TTB। तो TT का A और TT का B क्या है, TT का A सेविंग डिपॉजिट आपको 10,000 तक पर एनम, यानी पूरे साल का 10,000 तक क्या देता है, एग्जाम्पशन देता है। लेकिन सीनियर सिटीजन इससे ज़्यादा प्यारे हैं तो 50,000, यहाँ पे 50,000 आना है, सॉरी फॉर दैट, 50,000 तक आपको क्या दे देता है, दैट इज डिडक्शन दे देता है। तो 10,000 और 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए हो गया। अब RRB और QQB के अंदर क्या आता है, RRB थे हमारे पेटेंट्स जिसमें हमें रॉयल्टी मिलती है, और QQB है हमारी रॉयल्टी ऑन बुक्स। तो पेटेंट्स के लिए आपकी अमाउंट क्या होगी, जितनी अमाउंट रिसीव हुई है और 3 लाख लोअर ऑफ देकर आपको डिडक्शन मिलेगी। और QQB के अंदर जितनी अमाउंट है वो देखा जाएगा, 3 लाख भी देखा जाएगा, लेकिन इसमें एक और चीज़ देखी जाएगी, 15% ऑफ सोल्ड बुक्स अमाउंट, यानी जितनी बुक की अमाउंट होगी उसे अगर आपने उस अमाउंट पे ऊपर जितनी अमाउंट के ऊपर सोल्ड किया है उसका 15% भी देखा जाएगा। तो विच एवर इज लोअर आपको QQB के अंदर डिडक्शन मिलेगी ऑन रॉयल्टी ऑफ बुक्स। अब ये रॉयल्टी किसके रिलेटेड होनी चाहिए, बुक्स की, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर और साइंस फिक्शन या आर्ट के रिलेटेड। ये टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर के रॉयल्टी के ऊपर आपको नहीं मिलती डिडक्शन। हो गया ये भी। अब लास्ट जो है ना, ये बहुत सिक्के वाला काम था कि आपको याद दिलाना है हमें कि जो DD है ना, यहाँ पे DD, ये DD की सेम डिडक्शन यहाँ पे है भाई। क्लियर हो गया एक पेज के अंदर ये आपको कि 80U का मतलब क्या है और 80D का डिपेंडेंट डिसेबल, यानी कोई डिपेंडेंट डिसेबल है और इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें डिपेंडेंट डिसेबल है तो इसमें पर्सन कोई डिसेबल होगा। तो डिडक्शन वही रहेगी जो इसमें है और जो इसमें है। तो डिडक्शन दोनों दो तो सेम हो गई, यू और DD सेम हो गए, भाई भाई हो गए। अब सी का मतलब क्या था, सेविंग। जी के पार्ट आ गए 3, उन्होंने भी हमने समझ लिया। डी से डॉक्टर यानी मेडिकल ट्रीटमेंट, ई से एलिफेंट नहीं इंटरेस्ट। तो मैंने जिस तरीके से समझाया आपको वो समझ आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे अब आपका सेट ऑफ क्लबिंग और डिडक्शंस खत्म हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने अभी तक 4 या 5 करवा दिए गए हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही है। आने वाले 2 पार्ट्स के अंदर, यानी अब आपको 2 और पार्ट्स डालूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स और रहता हुआ पोर्शन जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको करवाऊंगा, और क्विक रिवीजन की भी एक वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा, और कैसे करना है क्या करना है ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो। अगर कोई मुश्किल है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।